वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। छोटे से वीडियो में हम कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों को देखने वाले हैं। सभी अधिवेशनों को देखना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है, उन्हें हम एक साथ देखेंगे। और इसमें जो हमारी तय सीमा है वो 1885 से लेकर 1947 के बीच की है, यानी आज़ादी तक कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं जो कि उल्लेखनीय हैं या परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय हैं, उन सबको हम यहाँ कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो है, इसे अवश्य ही देखिएगा। यहाँ से आप बहुत से प्रश्नों को सही कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। जब हम अधिवेशन की बात कर रहे हैं तो पहले हमें पार्टी की जड़ जाननी होगी कि ये स्थापित कहाँ से हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है या राजनीतिक संगठन है। स्थापना इसकी 28 दिसंबर को होती है, यानी 1885 का एकदम अंतिम महीना और अंतिम तारीखें चल रही थी। 28 दिसंबर को ये स्थापित होती है। और कहाँ पर होती है? तो बम्बई में इसका जो वेन्यू है वो दिया है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसकी बिल्डिंग में इसकी स्थापना होती है, वहाँ पर बैठक इत्यादि होती है और आपसी राय मशवरा करके इसे स्थापित किया जाता है। अब अच्छी बात यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेज़ खुद बनाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को ऐसा लग रहा था कि जो गुस्सा और जो असंतोष भारतीयों के मन में अंदर से पनप रहा है, और उसमें जो पढ़े लिखे नौजवान हैं या पढ़े लिखे जो राजनीतिज्ञ हैं, वकील इत्यादि हैं, यानी ऊंचा तबका है कुल मिलाकर, जिन्हें शिक्षा मिली हुई है और वो जानते हैं कि आज़ादी क्या होती है और गुलामी क्या है, तो वो नीचे वाले लोगों को, यानी जो आम आदमी है, उसको उकसाने का काम कर रहे हैं। वो भारत के लोगों को ये बता रहे हैं कि अंग्रेज़ तुम्हें गुलाम बनाए हैं, ये तुम्हारे राजा रानी नहीं है। तो इस तरीके का असंतोष भरने का काम ये पढ़ा लिखा तबका और ऊंचा तबका कर रहा है। तो इसे बाकी समाज से काट दीजिए। और काटने का ये अच्छा तरीका उन्होंने खोजा था कि एक दल बनाकर दे दिया जाए कि भाई वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर संतुष्ट हो जाएं और अंग्रेज़ों को खो देना। ठीक है, तो ये मंशा लेकर अंग्रेज़ों ने इसे स्थापित करवाया था, लेकिन बाद में ये अंग्रेज़ों की ही नाक में दम कर देती। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। संस्थापक इसके एक प्रशासक थे, मतलब प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। इनका नाम था A.O. ह्यूम और ये अंग्रेज़ हैं, आप देख रहे हैं। तो इनके सौजन्य से, इनके प्रयासों से इसकी स्थापना की जाती है। तो ये तो संस्थापक हो गए। बाकी आप देखें कि पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, और पहला सम्मेलन, ये जो पहला सम्मेलन होता है 1885 में, अभी आगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो दादा भाई नौरोजी का ये सुझाव होता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसका नाम बदल कर रख दिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ऐसा किया जाता है। तो ये था कांग्रेस का बैकग्राउंड। अब आइए देखते हैं इसके अधिवेशनों को एक एक करके। सबसे पहला अधिवेशन, शुरुआत यहीं से होती है। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, स्थान था बम्बई, ये दोनों हम देख चुके हैं। 72 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं। ये जो अधिवेशन होता है इसमें 72 प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, और दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे कांग्रेस के जो मूल नाम है या वास्तविक नाम है उसका सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये पहले अधिवेशन की चर्चा करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ ये नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। 3 नंबर हैं, आप जिस नंबर पे चाहें उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी प्रादेशिक या महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी संबंधी यहाँ पे पूरा मार्गदर्शन आपको दिया जाता है। तो शुरू करते हैं आगे। अगला जो हम देखेंगे वो है दूसरा अधिवेशन, यानी ठीक अगले ही साल होता है, जो कि 1886 की तारीख है, और अध्यक्ष इसके दादा भाई नौरोजी ही थे। कलकत्ता इसका स्थान था। अभी पिछला वाला बम्बई में हुआ है, ये वाला कलकत्ता में हुआ। विशेषता ये हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको कांग्रेस में मिला दिया जाता है, उसका कांग्रेस में विलय हो जाता है। अगले अधिवेशन को देखते हैं जो कि है 1887 का, और बदरुद्दीन तैयब जी ये इसके अध्यक्ष थे, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, और अधिवेशन का स्थान था मद्रास। ये वाला जो अधिवेशन है ये मद्रास में हुआ था। पूछा जाता है, वेन्यू भी पूछ लिया जाता है। और ख़ास बात ये थी कि ये जो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आप देख रहे हैं, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, मतलब ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद क्रम आता है 1888 के चौथे अधिवेशन का। ये चौथा अधिवेशन था क्रमांक के हिसाब से, और डेट के हिसाब से 1888 में ही हुआ था। और आप ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस के ज़्यादातर अधिवेशन जो हैं वो दिसंबर के महीने में ही हुए हैं, कुछ को छोड़कर। तो अध्यक्ष इसके जॉर्ज यूले थे। स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का, यानी तत्कालीन इलाहाबाद और अभी का प्रयागराज। विशेषता ये है कि ये पहले यूरोपीय या पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, तो ये इसकी खास बात थी। आगे बढ़ते। अब नंबर आता है 12वें अधिवेशन का, और 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था। एक क्रम से हम नहीं देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं। इसमें रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी जो है वो अध्यक्षता करते हैं। अधिवेशन का स्थान वही पुराना वाला कलकत्ता।
कलकत्ता में कई सारे अधिवेशन हुए हैं और विशेषता ये थी कि वंदे मातरम को पहली बार यहाँ पर गाया गया था। पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया था, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था और अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान एक साथ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 1901 के अधिवेशन को देखते हैं और 1901 का अधिवेशन, इसमें विशेषता ये है दिनशा वाचा इसकी अध्यक्षता करते हैं और कलकत्ता इसका वेन्यू होता है। तो ये दो चीज़ें तो काम की है ही हैं। ये 17वां अधिवेशन था, ध्यान दीजिएगा। और गांधी जी पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखाई देते हैं और उसके बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं अफ्रीका, फिर लौट कर आते हैं तो चंपारण वाला अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ पर मंच पे दिखाई दिए थे लेकिन कोई सक्रिय भूमिका उनकी आगे नहीं थी। तो इसे हमने देखा। अगले वाले की तरफ, तो 1906 का अधिवेशन, ये था 22वां अधिवेशन। और आप जानते हैं कि 1905 में बंग भंग हो गया था, तो उसके बाद तीव्र ज्वाला जल रही थी पूरे देश में, विशेष रूप से बंगाल में। कोई भी इस विभाजन के पक्ष में नहीं था, कोई नहीं चाहता था कि बंगाल बटे, क्योंकि सभी जानते थे कि ये देश बांटने की शुरुआत है। तो ये जो 1906 का अधिवेशन था, इसमें स्वराज की भावना काफ़ी प्रबल हो जाती है कि हमें अपना राज चाहिए, हमें अंग्रेजों का शासन नहीं चाहिए। अभी तक जो नरमपंथी थे वो अंग्रेज़ों के पक्ष में इसलिए रहते थे कि वो एक कायदे का प्रशासन दे रहे हैं और हमें अशांति फैलाकर कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हम अंग्रेज़ों के ही अधीन रहकर अपना स्वशासन मांगे, ऐसा। लेकिन बाद में जो गरम दल वाले हैं उन्हीं की बात सही साबित हो जाती है, और क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि आप मीठी मीठी बातें बोलकर बंग भंग को रोक नहीं पाएंगे, और वही होता है। तो कुल मिलाकर दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह अधिवेशन का स्थान था कलकत्ता। विशेषता यह है कि अब कांग्रेस ने अपने लक्ष्य को स्वराज पर टिका दिया था। स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ और कहा गया कि कांग्रेस का लक्ष्य है स्वराज। 1907 में 23वां अधिवेशन होता है और 1907 का जो 23वां अधिवेशन, इस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में काफ़ी जोर आजमाइश हुई थी और ये काफ़ी उग्र तरीके से चला हुआ अधिवेशन था। कहीं कहीं जूतम पैजार की नौबत आ जाती है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस यहाँ पर टूट जाती है। बंग भंग के बाद से ही जो अलगाव की भावनाएं हैं वो दिखने लगती हैं, मतलब गरमपंथी जो है वो नरमपंथियों के विचारों से सहमत नहीं रहते। तो यहाँ पर वो विभाजन स्पष्ट हो जाता है। हालांकि बाद में एकीकरण भी होता है। अब इसमें आप अध्यक्ष का नाम देखें, रास बिहारी घोष, और अधिवेशन का स्थान था सूरत। ठीक है, ये सूरत का अधिवेशन कहा जाता है और नंबर के हिसाब से था ये 23वां। आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है वो है 25वां अधिवेशन हुआ था 1909 में। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे और अधिवेशन का स्थान था लाहौर। उस समय लाहौर हमारा हिस्सा हुआ करता था। विशेषता ये थी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की जो व्यवस्था है उसको अस्वीकृत किया जाता है। आपको याद होगा तो जो मर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव रखी गई। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली और अलग इलेक्टोरेट देकर उन्हें अलग करने का विचार किया गया। मतलब उनकी जो मंशा है या राष्ट्रीयता की भावना है उसको तोड़ने की कोशिश की गई। और पहले से ही विभाजन की रेखा जो बंगाल में खींची गई थी वो बाद में और चौड़ी होती जाती है। तो कुल मिलाकर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की जो व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उसको अस्वीकार किया गया इस अधिवेशन में। ये बड़ी बात थी। अध्यक्ष का नाम आप देख रहे हैं। इसके बाद 1911 का अधिवेशन, जो कि 27वें नंबर का अधिवेशन था, BN धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। स्थान था कलकत्ता। कलकत्ता में कई सारे अधिवेशन हुए हैं जैसा कि आपको बताया गया। पहली बार जन गण मन को कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगीत पहले गाया गया, राष्ट्रगान को बाद में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, और ये कलकत्ता अधिवेशन था जो कि 1911 में होता है। ठीक, इसके बाद 1916 का जो 31वां अधिवेशन था ये भी खास था। अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ था, लखनऊ में। विशेषता इसमें सबसे बड़ी ये थी कि कांग्रेस के जो गरम दल थे और नरम दल थे, मतलब दोनों गरमपंथी और नरमपंथी, वो एक हो गए। उनके बीच में समझौता हुआ और कहा गया कि भाई मिलकर काम करेंगे, और उसके बाद एकीकरण हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता हो जाता है। तो ये वाला जो अधिवेशन था, यहाँ पे काफ़ी सकारात्मक चीज़ें देखने के लिए मिल रही। मुस्लिम लीग जो कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद पनपी थी, मतलब बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ही उसका जन्म हुआ था, तो वो यहाँ पर कांग्रेस के ही पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखते हैं कि जब तक असहयोग आंदोलन चलता है तब तक ये कांग्रेस के साथ ही रहती है, मतलब एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में ही रहती है। बाद में इसकी अलगाव की स्थिति हम देख पाते हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये लग रहा था कि सारे जितने भी राष्ट्रीयता को मानने वाले, राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, देशभक्ति की भावना से भरे लोग हैं, वो एक साथ हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर हम सही दिशा में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। आगे बढ़ते
1917 का ये अधिवेशन 32वां था। एनी बेसेंट के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कलकत्ता इसका स्थान था और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्षा थी जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। अगर ये पूछेगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी, उन्हें हम आगे देखेंगे। लेकिन एनी बेसेंट महिलाओं की हैसियत से, तो इसमें आप देख रहे हैं ये 32वें नंबर का अधिवेशन है 1917 का। फिर 34वां अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अमृतसर अधिवेशन का स्थान था। विशेषता ये थी कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया जाता है। खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था मुस्लिम नेताओं का, तो उसके पक्ष में गांधी जी चले जाते हैं। उनका ऐसा मानना था कि इससे वो मुस्लिमों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बाद में इसी सांप्रदायिकता का सहारा खूब अच्छे से लेते हैं, वो उस समय सलाह दे रहे होते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखिए, नहीं तो दोनों विषैले हो जाएंगे। और वो सही कह रहे होते हैं। बाद में वो उसी का पक्ष लेकर अपना जो स्वार्थ है उसे सिद्ध करते हैं। इसके साथ साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड की काफ़ी निंदा, भर्त्सना होती है, क्योंकि ये बहुत ही नृशंस था। आगे बढ़ते हैं। ये एक विशेष अधिवेशन है और ये जो विशेष अधिवेशन है ये 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन की इससे शुरुआत हो जाती है और अधिवेशन का स्थान था कलकत्ता। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। फिर नंबर आता है 37वें अधिवेशन का, जो कि 1922 का है। चित्तरंजन दास, जिन्हें कि देश बंधु भी कहा जाता था, तो चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। गया इस अधिवेशन का स्थान था। ठीक है, गया जो जगह है वो इस अधिवेशन के लिए तय की गई थी। चित्तरंजन दास का अध्यक्ष पद से त्यागपत्र हो जाता है और स्वराज दल की यहीं से स्थापना होती है। तो ये स्वराज पार्टी जो है यहीं से निकल कर आती है। आगे बढ़े। 1923 का अधिवेशन जो कि 38वां विशेष अधिवेशन था। इसमें से कुछ स्पेशल अधिवेशन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष होते हैं। स्थान रहता है अधिवेशन का दिल्ली और सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले ये व्यक्ति थे और इनकी भूमिका आप आगे भी देखते हैं। 1924 का अधिवेशन, ये 39वें नंबर का अधिवेशन था। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष होते हैं। एकमात्र यही अधिवेशन है जिसमें कि महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं और अधिवेशन का स्थान था बेलगांव। गांधी जी की अध्यक्षता वाला ये एकमात्र अधिवेशन है, यही इसकी खासियत है। इसके बाद है 40वां अधिवेशन। 40वां 1925 में होता है और यहाँ देखिए अध्यक्ष हैं, मतलब अध्यक्षा हैं इसकी सरोजनी नायडू। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की। पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू। कानपुर में ये अधिवेशन होता है, यानी उत्तर प्रदेश में होता है, तो यूपी वाले कम से कम आपको ठीक से मालूम होने चाहिए। इसके बाद 1929 का अधिवेशन है जो कि 45वें नंबर का है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और लाहौर में ये होता है, रावी नदी के तट पे। रावी की शपथ यहाँ ली जाती है और कहा जाता है कि हम पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और यहीं पर स्वतंत्रता दिवस की तारीख तय की जाती है 26 जनवरी। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर 15 अगस्त कैसे हो गया। तो 15 अगस्त जो थी वो एक ऐसी तारीख है जो कि अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी शुभ मानी जाती थी, मतलब अंग्रेज़ इसे अपने तरीके से शुभ मानते थे। ये हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखती थी, तो उन्होंने तय कर दिया कि भाई 15 अगस्त को देश की आज़ादी मिली है तो ये तारीख रहेगी। तो ये अंग्रेज़ों की निर्धारित तारीख है और जिस तारीख पर हमने स्वतंत्रता दिवस को तय किया था उस तारीख पे हम अभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं जो कि आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 1929 के अधिवेशन को यहीं पर रखते हैं। तो 1931 का 46वां अधिवेशन आप देखें जो कि वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कराची इसकी जगह थी। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया और गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है। परिणाम ये होता है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी लंदन में, तो दूसरी वाली में कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये इससे एक चीज़ निकल कर सामने आती है। इसके बाद 1937 का 50वें नंबर का यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न होता है। फैजपुर इसकी जगह रहती है और गांव में हुआ ये पहला अधिवेशन था। बताइएगा कि फैजपुर किस प्रदेश में पड़ता है। 1938 का 51वां अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में होता है। एक बार फिर से यहाँ पे ज्वार उत्पन्न होता है, कुछ नई संरचना निकल कर सामने आती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक कुशल नेता थे, कद्दावर नेता थे, सिर्फ कुशल नहीं, मतलब हावी होकर राजनीति करना उनको आता था और एक अच्छा नेतृत्व देने में सक्षम थे। और जब कांग्रेस में वो उनका आगमन होता है, वो अपना सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और सिविल सेवा से फिर त्यागपत्र देकर आ जाते हैं। जो सर्विस थी उसे ज्वाइन नहीं करते हैं, चाहते तो वो आराम की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी प्राप्ति का जो लक्ष्य था उसको चुना। तो वो कांग्रेस में जब पदार्पण करते हैं तो उन्हें बड़ी लोकप्रियता प्राप्त होती है। कुशल नेता थे, उनके अंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व था। तो कुल मिलाकर यहाँ आप देखते हैं कि जो 1938 का अधिवेशन है इसको ये हरिपुरा में होता है। हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन दो आप याद रखें।
तो ये 51वें नंबर का था। विजेता सिद्ध होते हैं सुभाष चंद्र बोस और बहुत अच्छा बहुमत भी उन्हें प्राप्त होता है। फिर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का इसी में गठन होता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन होता है। ये अधिवेशन की एक खास बात और दिखाई देती है। इसके बाद ठीक ही अगले साल 1939 53वां अधिवेशन होता है। एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनकर आते हैं। गांधी जी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि मेरी लोकप्रियता के आधार पर सीतारमैया को वोट मिलेगा और वो अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन गांधी जी की लोकप्रियता यहाँ काम नहीं आती है, क्योंकि गांधी जी खुद तो सामने रहते नहीं है, उन्होंने अपना कैंडिडेट वहाँ रखा हुआ था। तो पट्टाभी सीतारमैया जो है वो इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के आगे दब जाते हैं और नेताजी एक बार फिर से जीत जाते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी हताश होकर कहते हैं कि ये मेरी पराजय है, सीतारमैया की नहीं बल्कि मेरी पराजय है। तो उसके बाद नेताजी समझ जाते हैं कि कांग्रेस में अगर वो कुछ दिन और रहेंगे तो मतभेद और बढ़ेगा, जो कि देश के हित में नहीं होगा। तो वो अलग हो जाते हैं। फिर वहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक और फिर आज़ाद हिंद फौज, आगे का उनका रास्ता निकल पड़ता है। तो ये चीज़ है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस्तीफा दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद उनके स्थान पर अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सीतारमैया यहाँ अध्यक्ष नहीं बनते, वो आगे बनेंगे। अब 1940 का जो अधिवेशन है ये 54वें नंबर का था। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष होते हैं। रामगढ़ में ये होता है। ठीक है, ये जो है ना ये रामगढ़ में होता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो 1939 के आसपास का समय है, दुनिया भर में अशांति फैली हुई थी। अभी पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और उसके बाद अब दूसरे की आहट सामने आ गई थी, बल्कि वो शुरू हो जाता है 1939-40 से वो स्टार्ट होकर 45 तक एकदम घमासान चलता है, जब तक कि जापान बर्बाद नहीं हो जाता है। और जापान ही क्या, पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। तो दूसरा विश्व युद्ध चला, उसमें ब्रिटेन भी इन्वॉल्व हो गया और यहाँ से जो उठापटक का दौर है वो शुरू होता है। तो कुल मिलाकर 1941 से लेकर 45 के बीच में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। ये रामगढ़ में संपन्न हुआ था और इसी बीच में कांग्रेस का अपना कार्यक्रम शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो ये सब चीज़ें बीच में चलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे कार्यकाल में अध्यक्ष रहते हैं अबुल कलाम आज़ाद। ये 54वें नंबर का अधिवेशन था जो कि 1940 में संपन्न होता है। इसके बाद 1946 45 तक हमने देखा। 46वां जो 46 जो समय है, सत्र है, तो इसमें 55वां अधिवेशन होता है। अधिवेशन का जो क्रमांक है वो 55वां है। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं। अधिवेशन का स्थान होता है मेरठ। आज़ादी से पहले का ये आखिरी सत्र था, उसके बाद तो आज़ादी मिली जाती है। और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय यानी आज़ादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि उस बीच में अभी आज़ादी मिलने के बाद और आज़ादी मिलने से पहले बीच में और कोई अधिवेशन हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यही अध्यक्ष होंगे। तो पूछा जाता है कि जब देश को आज़ादी मिली उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जेबी कृपलानी थे। ये 55वें नंबर का अधिवेशन था। और इसके बाद देश को आज़ादी मिलती है। देश को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है पूर्वी और पश्चिमी भाग लेकर। बाद में बांग्लादेश उससे अलग हो जाता है। तो ये सारा जो विभाजन का दौर है वो आगे निकलता है। कांग्रेस के अधिवेशन उसके बाद भी होते हैं, लेकिन आज़ादी के समय तक वाले जितने हैं वो पूछे जाते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण थे उस पर हमने चर्चा की है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।